Welcome to all of you in Chandra classes. My name is Priyanka. आप लोगों को आज मुझे नया चैप्टर पढ़ाना है जो सेल और सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा रही थी, कोशिका और कोशिकांग, जिसमें से मैंने आपको सबसे पहले लवक पढ़ाया था, उसके बाद आपको माइटोकांड्रिया पढ़ाया था, माइटोकांड्रिया के बाद गाल्जी काय और अंतःप्रदपी जालिका। ये चार आपके पॉइंट क्लियर हो गए थे और आज आप लोगों को मुझे केंद्रक के बारे में डिटेली और अच्छे से पढ़ाना है। ओके, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, केंद्रक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, केंद्रक। केंद्रक जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। पहले आप लोग जान जाइए केंद्रक क्या है। केंद्रक क्या है या न्यूक्लियस क्या है? जैसे हमारे शरीर का जो हमारा दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को, हमारी बॉडी के हर कार्य को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जस्ट लाइक केंद्रक भी वैसे ही होता है, वो भी कोशिका के सभी फंक्शन को, सभी कार्य को, सभी एक्टिविटीज को, क्रियाओं को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। एक तो आपको ये पॉइंट मिल गया कि जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, हमारी शरीर के सभी क्रियाओं को, सभी कार्यों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसी तरह केंद्रक जो होता है कोशिका के सभी कार्य और क्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसलिए केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल कोशिका का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। मस्तिष्क क्या कहलाता है? कोशिका का केंद्रक। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि केंद्रक की खोज किसने की थी। फिर उसके बाद केंद्रक कहाँ पाया जाता है, किन कोशिकाओं में, किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और किन कोशिकाओं में, इस हर कोशिका में ये क्या है, इसका कार्य क्या होता है, केंद्रक का और कोशिकाओं में वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो हमको देखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? हम लोग को पढ़ना है कि केंद्रक की जो खोज थी, इसकी जो खोज थी वो किस साइंटिस्ट ने किया था। हमने जैसे कि इसके पीछे वाले लेक्चर में आप लोगों को सब बता दिया था कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक का अन्य नाम क्या है, या कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का कोशिका का कोशिका का मस्तिष्क कोशिका का मस्तिष्क कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? एक आपका ये हो गया, ठीक है, ये दो चीज हो गई। ये पहला पॉइंट था, केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी। दूसरा पॉइंट है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये आपको लिखना है। थर्ड पॉइंट है कि केंद्रक किन कोशिकाओं में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका है कि केंद्रक जो है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है, या थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए पहले, केंद्रक का आकार। केंद्रक का आकार, ये किस आकार का दिखता है, इसका शेप क्या है, इसकी संरचना क्या है। आपका फोर्थ पॉइंट है, केंद्रक किन कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है, इसकी उपस्थिति किन किन कोशिकाओं में होती है, और ये किन कोशिकाओं में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। किन कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ओके, ये 4-5 आपके क्या हैं, क्रैश क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जनरली जो फर्स्ट है, केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, ये क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। ओके, अब हम लोग देखेंगे दूसरा है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका केंद्रक का आकार। फोर्थ पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि ये किन कोशिकाओं में पाया जाता है, और किन कोशिकाओं में इनकी क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, अब्सेंट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था। केंद्रक की जो खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की क्या किए थे, खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन जो थे
केंद्रक की खोज कब किए थे? 1831 में। कब किए थे? 1831 में केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जो कार कोशिका थी, जो निर्जीव कोशिका थी, उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ओके, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का ओमनी सेलुला ए सेलुला किस साइंटिस्ट ने ये सेंटेंस कहा था? तो विर्चाउ जी ने ओमनी सेलुला ए सेलुला जो साइंटिस्ट सेंटेंस है कि मतलब एक नई कोशिका का विकास जो होती है अपनी पुरानी कोशिका से होती है, वो किसने दिया था? विर्चाउ जी ने दिया था। ओके, ये मैंने आपके अपनी पहली वाली वीडियो में पूरे सेल के बारे में एकदम डिटेली आपको बताया कि सेल की खोज कैसे हुई और किसके साइंटिस्ट ने अपने अपने मत को दिया, किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी किया है। इसको जानने के लिए आप पिछली वाली जो वीडियोस हैं उसको देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, तो केंद्रक पे हम लोग फोकस करेंगे। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक की खोज किया है। फिर कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया जस्ट कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को, जितनी कोशिका की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके मुताबिक ही कोशिका में सारी एक्टिविटीज या सारी फंक्शन, सारी कार्य क्रियाकलाप होते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को। क्या लिखेंगे? केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये एक और ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए, तीसरा क्वेश्चन है केंद्रक का आकार। केंद्रक का आकार कैसा होता है? ये आपको देखना है कि केंद्रक का आकार कैसा होता है। जो केंद्रक का आकार है वो आपका होता है गोलाकार, अंडाकार, घने गहरे रंग का होता है। ये होता है गोलाकार, अंडाकार और घने, गोलाकार, अंडाकार, घने गहरे रंग के इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके, इसमें क्या मैंने बताया कि केंद्रक का जो आकार होता है वो गोलाकार, अंडाकार और गहरे रंग के इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र एक, जब आप केंद्रक देखेंगे उसका अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका अभी हम संरचना बना रहे हैं, फिगर बनाएंगे, तो उसमें दिखेगा कि जो धागे नुमा संरचना होती है केंद्रक में वो आपका क्रोमैटिन कहलाता है। जब सेल का डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो ये जो धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, यही क्रोमैटिन क्या होती है? दो दो का पेयर बना लेती हैं और गुणसूत्र का निर्माण कर देती हैं। और इसी गुणसूत्र के ऊपर हमारा क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और उस डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है। और जीन का कार्य क्या होता है? कि एक पीढ़ी के कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देना ही जीन का कार्य होता है, डीएनए का वर्क होता है। ये क्या कहलाता है? हमारी आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। हमारा आनुवंशिक लक्षण का मतलब होता है कि हमारे माता पिता के कैरेक्टर अगले आने वाली पीढ़ी में क्या होता है? वो वो दिखाई दे। जैसे हमारे मम्मी पापा के जो कैरेक्टर हैं हम लोगों में आए हैं, तो किसी किसी बच्चे का जो होता है फेस अपने माँ जैसा हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर अपने पिताजी जैसी हो जाती है, हाइट अपने पापा जैसी हो जाती है। वो सब क्या है? वो सब आनुवंशिक लक्षण है। इसी जीन के ही वजह से, इसी गुणसूत्र के वजह से ही हमारे शरीर में वो क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों की ये चीज क्लियर हो गया होगा कि गुणसूत्र क्या है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक की उपस्थिति। केंद्रक कहाँ कहाँ उपस्थित होता है और कहाँ अनुपस्थित होता है। ओके, उपस्थिति देखिए कि केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है। केंद्रक जो होता है पौधों और जंतुओं कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक सभी केंद्रक पादप
प्लस जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है। ओके, केंद्रक जो होता है पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अनुपस्थिति देखिए, अब ये कहाँ नहीं पाया जाता है, केंद्रक जो होता है वो हमारी जो आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। हमारी जो आरबीसी होती है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वहां क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि जब फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, ठीक है, जब फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, जब किसी का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, या तो फिर आपका कोई भी क्राइम करता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका ब्लड जो है उसके लिए नहीं यूज किया जाता, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। जब आपका केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो उसमें डीएनए कहाँ से आएंगे, उसमें डीएनए आते ही नहीं, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही तो आपके डीएनए पाए जाते हैं। तो जब डीएनए नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ये किस किस इंसान का डीएनए है। इसके लिए जनरली जो हमारी WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसका यूज किया जाता है। हमारी स्किन में केंद्रक पाई जाती है, इसका यूज किया जाता है। हमारे हेयर में केंद्रक पाया जाता है, उसका यूज किया जाता है। जो सीरम होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो इन सब चीजों का यूज किया जाता है कि क्राइम डिपार्टमेंट में कि किसने भाई क्राइम किया है, उसको इस तरीके से पकड़ने के लिए। उसके ब्लड से नहीं होता है, क्योंकि ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैच्योर जो मनुष्य का जो मैच्योर होती है, जो परिपक्व आपकी आरबीसी होती है, जिसको लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, उसमें केंद्रक का अभाव होने के कारण इसका यूज जो है फिंगरप्रिंट में नहीं की जाती है, फिंगरप्रिंटिंग में नहीं की जाती है। इससे हम इसका यूज के लिए, क्योंकि उसमें केंद्रक पाया नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उसमें डीएनए अब्सेंट होंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं अनुपस्थिति में, कि मनुष्य का जो परिपक्व आरबीसी है उसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ओके, आप पहला लिखिए इसमें कि मनुष्य का जो आरबीसी है, मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है, जिसको हम RBC बोलते हैं। ठीक है, RBC बोला जाता है। ओके, और ये लाल रुधिर कणिकाएं कैसी हैं, परिपक्व हैं। ठीक है, मैच्योर है। जो लाल रुधिर कणिकाएं कैसी हैं, परिपक्व या मैच्योर हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते, एक तो ये है एक पॉइंट। दूसरा है इसी में कि ये त्वचा के बाहरी परत पे, त्वचा के बाहरी परत पे भी नहीं पाई जाती। तीसरा आपका पॉइंट है आंख के लेंस की कोशिकाओं में, आंख के लेंस की कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। आंख के लेंस की कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो आंख का जो डोनेट करने वाला पार्ट होता है, रक्त, जब हम लोग किसी को अपना आंख डोनेट करते हैं, उसको आंख अपना क्या होते हैं, डोनेट किया जाता है, तो आंख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, कॉर्निया। कौन सा पार्ट, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, डोनेट करते। इस कॉर्निया में जो होता है ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, वो क्या होती हैं, नहीं पाया जाता है। और कॉर्निया को ही हम क्या करते हैं, आइज डोनेट, जब कोई किसी को अपना आइज देता है तो ये कॉर्निया वाला भाग उसको दिया जाता है। ओके, तो ये आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि केंद्र की खोज जो थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक का आकार जो होता है गोलाकार, अंडाकार, गहरे रंग का, इसमें क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति में है कि ये पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में क्या है, मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उसमें क्या होता है, आरबीसी नहीं पाई जाती। जो बाहरी त्वचा उस पे नहीं पाई जाती है। और आंख की जो लेंस की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। पर दो ऐसे जीव हैं
मनुष्य में मैमल्स में जो स्तनधारी में दो ऐसे जीव हैं जिनमें आप मैंने क्या बताया कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। मनुष्य मैमल्स है आपका, स्तनधारी है, तो इसका मतलब सभी स्तनधारियों में केंद्रक का अभाव होता है। किसमें? उसके आरबीसी में, उसकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं। परंतु दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वो आरबीसी कौन सी है। वो आरबीसी जो है स्तन, यहाँ नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन से हैं। कैमल है मतलब ऊंट, और एक है आपका लामा। ठीक, ऊंट और लामा दो क्या है, ये स्तनधारी है, स्तनधारी। और इनकी जो आरबीसी है, ठीक है, इनकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? कणिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये दोनों क्या है? अपवाद हैं। जैसे हर चीज का एक्सेप्शन होता है ना, एक्सेप्शनल होता है हर चीज का, तो ये दोनों क्या है? स्तनधारी में अपवाद हैं, क्योंकि इनकी जो मैच्योर आरबीसी होती है, जो परिपक्व आरबीसी होती है, उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ओके, ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रक जो होता है, पहले इसका मैं फिगर बना देती हूँ, एक साइड पे लिखवाती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फिगर पहले बना देती हूँ। केंद्रक जो होता है आपका कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, मतलब अंडाकार, ओवल होता है, सॉरी ओवल होता है, गोलाकार होता है, और इसमें जो होता है द्विस्तरीय होता है। ठीक है, इसमें दो अस्तर पाए जाते हैं। कितने अस्तर पाए जाते हैं? दो अस्तर पाए जाते हैं। और इसकी जो अंत अस्तर, इसी से क्या निकलता है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलते हैं। ओके, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाए जाते हैं? आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। और कुछ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इनके ऊपर क्या है? राइबोसोम का अभाव है, नहीं पाया जाएगा। अगर जिसके ऊपर पाया जाता है, मैंने बताया था कि जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका में के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, उसको कणिकामय या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहेंगे। और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, क्या कार्य होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना ही जो चिकनी या सॉरी जो खुरदरी और कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं, उसका कार्य होता है राइबोसोम का सिंथेसिस करना। ओके, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कर देना। फिर आपका यहाँ पे है दूसरी तरफ मैंने क्या दिखाया है कि इस पे राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मतलब ये कैसी है? सपाट और कैसी है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये ग्लाइकोजन और वसा के संचय करने में क्या करती है? सहायता करती है। ओके, दो चीज आपका क्लियर हो गया। और इसमें मैंने क्या बताया है? केंद्रक का जो आकार कैसा दिख रहा है आपको? अंडाकार दिख रहा है। ठीक है, गोलाकार अंडाकार दिख रहा है। इसमें कितने स्तर हैं? इसमें दो स्तरीय मेम्ब्रेन, इसकी झिल्लियां जो होती हैं वो दो स्तरीय हैं। बाहरी स्तर को हम जो बाहरी झिल्ली उसको बाह्य स्तर बोलेंगे, जो अंदर की है उसको अंतः स्तर कहेंगे। ओके, इसके बीचों बीच केंद्रक के एक साइड में क्या पाया जाता है? केंद्रक काय। ठीक है, इसके एक साइड में आपका पाया जाता है न्यूक्लियोलस या केंद्रक काय। ये आपका केंद्रक काय हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका? ये है आपका केंद्रक काय। एक मिनट रुकिए, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका केंद्रक काय। एक मिनट, ये आपका हो गया केंद्रक काय। ओके, फिर इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपके पाए जाएंगे गुणसूत्र। क्या पाए जाएंगे?
गुणसूत्र पाए जाएंगे। एक मिनट, कौन सा कलर ले कि आप लोग को दिखाई दे वो चीज। चलिए ये देखते हैं, इसमें क्या पाए, धागे के समान क्या पाए जाएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड। क्या पाए गए, क्रोमैटिन थ्रेड पाए गए। धागे के समान क्या पाया गया, क्रोमैटिन थ्रेड पाए गए। क्या पाए गए, क्रोमैटिन थ्रेड पाए गए। और फिर इसमें आप देखिएगा, और ये इसमें कौन सा लिक्विड भरा है, इसमें कौन सा पदार्थ भरा है, केंद्रक द्रव्य भरा है। क्या भरा है, केंद्रक द्रव्य भरा है। ठीक है, ये क्या भरा है, मैंने एक सरल केंद्रक, केंद्रक का क्या बनाया है, फिगर बनाया है। ठीक, मैंने एक सरल केंद्रक का फिगर बनाया है। अब आप नेमिंग देख लीजिए, ये आपका क्या है, सपाट, सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, जालिका, सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कैसी हैं, ये आपकी हैं खुरदुरी या कड़िका में, कड़िका में, कड़िका में, खुरदुरी या कड़िका में अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया गया, राइबोसोम, राइबोसोम पाया गया। ओके, न्यूक्लियस में ये क्या है, आपकी बाह, ये आपकी बाएं अस्तर है। क्या है ये, बाह्य अस्तर है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन। ये है आपका अंतः अस्तर, ये क्या है, अंतः अस्तर है, इनर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन। मतलब ये कितनी, 2 लेयर से बनी है। ये कितने लेयर से बनी है, 2 लेयर है। इसमें कितने लेयर हैं, 2 लेयर हैं। और ये जो लेयर किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। किससे, लिपोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन से इनके दोनों लेयर कैसी होती है, बनी होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब आप लोग देखिए, इसमें ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलेंगे केंद्रक काय। क्या बोलेंगे, केंद्रक काय, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, और फिर इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड मतलब धागे, क्रोमैटिन धागे। और इसमें ये जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को क्या कहेंगे, कोशाद्रव्य, केंद्रक द्रव्य, सॉरी, कोशाद्रव्य में केंद्रक द्रव्य। क्या होगा ये, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ओके, क्या है ये, केंद्रक द्रव्य। और ये फिगर किसका है, ये फिगर है आपका केंद्रक का, केंद्रक का फिगर है। ओके, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने क्या इसमें बताया, जो केंद्रक है वो 2 अस्तर का बना हुआ क्या होता है, कोशिकांग है, 2 स्तरीय कोशिकांग है। इसकी जो अंतः अस्तर से क्या निकलता है, आपका अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो कड़िका में अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है, जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, सहायता करती है। दूसरी तरफ क्या था, ऐसी अंतःप्रद्रवी जालिका है जिसपे क्या है, राइबोसोम के कण नहीं पाए गए, इसलिए वो कैसी है, सपाट है, सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाएंगी, या तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाएंगी। और इनका कार्य क्या है, ग्लाइकोजन और वसा का संचय करना। ओके, फिर हमने बीच में आपको दिखाया रेड कलर का केंद्रक काय है। केंद्रक काय का कार्य क्या होता है, ये आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए या तो आरएनए उसको बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, आपका केंद्रक काय के अंदर पाया जाता है। केंद्रक काय ही आपका आरएनए का निर्माण करता है। ओके, फिर उसके बाद आपका जो मैंने ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया है थ्रेड लाइक, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे जो होती हैं, जब तक आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है तब तक ये धागे समान संरचना दिखाई देती हैं। जब कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है तो यही जो धागे समान संरचना पेयर बना लेती हैं, जस्ट लाइक ऐसे देखिए, ऐसे करके पेयर बनाने लगती है। तो ये ऐसे और ऐसे पेयर बना लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और इसी गुणसूत्र के ऊपर क्या पाया जाता है, हमारा जो डीएनए होता है, फिर
हमारा डीएनए, इसी डीएनए के अंदर हमारे जीन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी के कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, आनुवंशिकता को शो करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर से। फिर इसमें जो तरल मीडियम भरा है उसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और बीच बीच में यहाँ पोर पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे, जिसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र का कार्य क्या होता है, क्योंकि ये जो केंद्रक होती है ये आपकी किसी एक कोशिका के अंदर है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर आपकी केंद्रक पाई जाएगी। तो कोशिका के अंदर कौन सा द्रव्य होता है, कोशाद्रव्य। और आपका केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य होता है, आपका केंद्रक द्रव्य होता है। तो ये जो पोर होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं, यहाँ और यहाँ हर जगह छिद्र है, स्पेस थोड़ा थोड़ा है। जो यहाँ पोर होते हैं वो क्या करते हैं, इन द्रव्य को एक दूसरे में आने जाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ओके, और इतना ये आपका केंद्रक से रिलेटेड जो है आपके सारे पॉइंट हैं। फिर इसके इसी से रिलेटेड मैं इस साइड जो है आपको सब डिस्क्राइब कर दूंगी, ताकि फिगर देख के आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो अभी काम है, इसको इरेज कर देते हैं। जो केंद्रक है, ठीक है, जो केंद्रक है, केंद्रक के कुछ 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। ठीक है, इसको जो केंद्रक को है, केंद्रक, केंद्रक, एक मिनट रुकिए भाई, केंद्रक, केंद्रक के भाग, इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग या 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देखिए। पहला है आपका केंद्रक, पहला है आपका केंद्रक, पहला है आपका केंद्रक कला। क्या है, केंद्रक कला, जिसको आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, दूसरा भाग है आपका, दूसरा है आपका केंद्रक द्रव्य। क्या है दूसरा, केंद्रक द्रव्य, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियो, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियो, जिसको आप इंग्लिश बोले न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड है आपका केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड है आपका केंद्रिका। क्या है, केंद्रिका, केंद्रिका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, केंद्रिका को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ओके, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया। अब फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है आपका क्रोमैटिन धागे। क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागे। फोर्थ है आपका क्रोमैटिन धागे। ओके, तो हमने क्या देखा, केंद्रक के भाग। केंद्रक के कितने भाग हो गए, केंद्रक के 4 भाग हैं। पहला है केंद्रक कला, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ देखिए, इसके 2 कलाएं हैं, एक अंतर स्तर है, एक बाह्य स्तर, एक अंतर स्तर। यही आपका सेल मेम्ब्रेन है। ओके, यही क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन यहाँ नहीं, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। एक मिनट, यहाँ आपका होगा इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, जिसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, इसमें जो ये लिक्विड व्हाइट व्हाइट मैंने भरा है, यही क्या आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। यहाँ क्या लिखा है मैंने, केंद्रक द्रव्य। ये क्या है, केंद्रक द्रव्य हो गया। ओके, फिर उसके बाद हमने लिखा है केंद्रिका। थर्ड इसका पार्ट है केंद्रिका। केंद्रिका को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस, ये आपका केंद्रिका, जो रेड वाला है ये केंद्रिका है। और यही किसका निर्माण करता है, आरएनए का निर्माण करता है। ओके, और ये फोर्थ पार्ट है आपका कौन सा, क्रोमैटिन धागे। इसमें जो धागा समान संरचना ग्रीन कलर का बना है, यही आपके क्या है,
क्रोमैटिन धागे हैं और इसी पे आपके क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। उसी डीएनए के अंदर आपका जीन होता है जो एक पीढ़ी के कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, केंद्रक के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, केंद्रक कला क्या है, इसमें दो तरह के स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर अंतः स्तर दोनों को क्या कहेंगे हम, टू लेयर मेम्ब्रेन कहेंगे, जिसमें ये द्विस्तरीय परत है। ओके, और ये किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ओके, दूसरा है आपका केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन धागे, सब ये सब किस में पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में। थर्ड है आपका केंद्रिका। केंद्रिका को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस, और जो केंद्रिका है ये क्या करता है, जो राइबोसोमल आरएनए है उसका क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, उसका विकास जो है केंद्रिका करती है। फोर्थ आपका ऑप्शन है, तो है इसका जो टाइप भाग है, क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे क्या होती हैं, ये धागे समान संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं, और इसी के ऊपर क्या होता है, आपका डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन, और जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी के कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, जब जब सेल का डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तो धीरे धीरे ये क्रोमैटिन धागे क्या होते, गायब होने लगते हैं, और ये पेयरिंग करके एक दूसरे के साथ जोड़ी बना करके क्या बन जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, कोशिका विभाजन के समय बदलते हैं। आई होप आप लोगों को इतने सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि केंद्रक कला, और मैंने एक आपको जनरल जनरल नॉलेज बता दिया था कि जनरली तरीके से आप इन चारों पॉइंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमको एक एक पॉइंट के बारे में देखना है। पहला मैंने क्या लिखवाया था, पहला है आपका, एक मिनट, पहला जो है वो आपका पहला है आपका केंद्रक कला। पहला क्या है, पहला आप डाल लीजिए केंद्रक कला। केंद्रक कला, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट में। ओके, ये द्विस्तरीय होती है, ये कैसी होती है, इसका पॉइंट देखिए, ये कैसी होती है, द्विस्तरीय, ये द्विस्तरीय झिल्ली होती है, ये द्विस्तरीय झिल्ली होती है, ठीक है। इसके स्तर कितने होते हैं, द्विस्तरीय झिल्ली होती है। इन द्विस्तरीय में ये कौन कौन से स्तर होते हैं, एक होता है बाएं स्तर होता है, बाएं स्तर हो गया, एक हो गया आपका अंतः स्तर। ये बाएं स्तर और अंतः स्तर दोनों किससे बने होते हैं, बाएं स्तर और अंतः स्तर बने होते हैं लिपोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं, एक मिनट, एक मिनट बेटा, कैसे, लिपोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं, लिपोप्रोटीन के। मतलब लिपोप्रोटीन को, मतलब लिपो मतलब लिपिड, और प्रोटीन दोनों से मिलकर के इसकी जो द्विस्तरीय झिल्ली होती है वो बनी होती है। ओके, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका जो नेक्स्ट है, केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये जो केंद्रक कला होती है कहाँ पाई जाएंगी, कहाँ नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। तो ना कहाँ अनुपस्थित होंगी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक, सॉरी एक मिनट, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनका क्या होता है, अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया में क्या होगा, केंद्रक कला क्या होता है, अनुपस्थित होंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है, केंद्रक कला का क्या होता है, अभाव होता है। अगर होगा भी तो बहुत कम विकसित होते हैं, अगर ये पाए भी जाएंगे तो बहुत कम विकसित होंगे। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है,
थर्ड पॉइंट है आपका, और ये कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये वर्णनात्मक ये क्या होती हैं, वर्णात्मक पारगम्य होती है। ये कैसी वर्णात्मक पारगम्य होती है, यह है ये पारगम्य होती है, ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। मतलब सेलेक्टिव परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है, परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है। ओके, कैसे परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल या वर्णात्मक पारगम का मतलब होता है कि ये उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देंगी जिसके लिए ये सुटेबल होंगी। ठीक है, मान लीजिए अगर ये लिपिड के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, अगर ये लिपिड को नहीं लाइक करती हैं, नहीं पसंद करती है, तो लिपिड को अपने बॉडी के अंदर नहीं आने देंगी। अगर इनको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पसंद है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ही इनके शरीर के अंदर आएगा, बाकी जो है ये किसी को अपने अंदर नहीं आने देती। इसका मतलब ये क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ सेलेक्टिव या वर्णात्मक पारगम का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें बच्चे जब एंट्री करते हैं तो वही बच्चे एंट्री करते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वही बच्चे जाते हैं क्लास के लिए जो पेड कोर्सेज लिए रहते हैं। ठीक है, जो भाई पैसा दिया वो जाएगा, उसके पास उसका खुद का आईडी है, वो अपना आईडी दिखा के एग्जाम देने जाएगा। ओके, तो मतलब वो क्या है, वो उन्हीं बच्चों को ले रहे हैं जो सेलेक्टिव है, जिन्होंने फॉर्म डाला था, जिनका एग्जाम है, या जिन्होंने उस स्कूल में एडमिशन कराया था, वो उस स्कूल के स्टूडेंट हो, तो उन्हीं को आने देंगे एग्जाम के लिए, सबको नहीं आने देंगे। तो उसी जस्ट लाइक उसी की तरह क्या होता है, केंद्रक कला जो होता है वर्णात्मक पारगम होते हैं, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को, उन्हीं कण को लेंगे जिसके लिए ये क्या होते हैं, पारगम्य होंगे, जिसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिसको वो क्या करते हैं, पारदर्शिता वो दिखाएंगे, उसके अंदर वो फिल्टर होके चले जाएंगे। बाकी जो है अगर वो बड़े कण हैं नहीं जा पाते तो वो क्या होंगे, वो पारगम नहीं है। ठीक है, तो वर्णात्मक पारगम का मतलब यही होता है। ठीक, उसके बाद जो है आपका ये क्या करते हैं, ये जो केंद्रक कला है ये क्या करते हैं, जो कोशा द्रव्य है। ठीक, एक स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं फिर इसको हम पढ़ा रहे हैं। ये क्या होता है, ये केंद्रक तथा केंद्रक द्रव्य, यह केंद्रक तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में आवागमन करने में सहायता करता है। यह केंद्रक तथा केंद्रक द्रव्य बीच में संबंध को क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है। ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच में, एक मिनट रुकिए, ये केंद्रक तथा कोशिका, केंद्रक नहीं होगा, कोशिका द्रव्य के बीच में, केंद्रक तथा कोशिका, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करता है, संबंध को स्थापित कर, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये मैं एक प्लांट कोशिका का, ठीक है, एक पादप कोशिका का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। आप लोग देखे होंगे ऐसे रहता है भाई आपका, ये पे रहेंगे। मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। ये क्या है, आपकी प्लांट कोशिकाएं हैं। ठीक, इसमें ये क्या है, आपका ये केंद्रक है। ठीक है, इस केंद्रक में ये बाहर जो है इसकी क्या है, मेम्ब्रेन हो गई, यही आपकी क्या है, ये आपकी केंद्रक कला है। ठीक, और ये क्या है, पूरा इसके अंदर भाई न्यूक्लियोलस है, ये गुणसूत्र है, ये सारे स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसके जो बाहर है, इसके जो बाहर है ये पूरा भरा है, इसमें क्या है, ये आपका कोशिका द्रव्य में है। क्या है ये, कोशिका द्रव्य है। ये क्या है, कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आप इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म। ये क्या कर रहा है, इसके जो बाहर साइटोप्लाज्म है और ये जो इसकी जो क्या है, केंद्रक कला, ये जो इसकी बाहरी स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी केंद्रक कला, इन दोनों के बीच क्या संबंध स्थापित कर रहे हैं। मतलब जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो चीजें होंगी वो इस
ये क्या करेगा, जो इसका जो यहाँ पे केंद्रक काय है, केंद्रक कला है, ये जो है इसका जो केंद्रक कला है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, जो कोशिका द्रव में उन्हीं कणों को फिल्टर करके आने देगी, जिसके लिए वो क्या होगा, सेलेक्टिव परमिएबल या वर्णात्मक पारगम होगा, तभी इसके अंदर आने देगी, नहीं तो नहीं आने देगी। ओके, तो ये जो चीज है क्या स्थापित कर रही है, तो ये दोनों बीच मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में क्या पाई गई आपकी, ये जो केंद्रक कला है, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर और कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करती है, संबंध को स्थापित कर रही है। मतलब न्यूक्लियस केंद्रक और केंद्रक कोशिका द्रव्य के बीच में क्या कर रही है, ये न्यूक्लियर कला जो होती है संबंध को स्थापित कर रही है कि उन्हीं चीजों के लिए सेलेक्टिव परमेबल होगा जिनको वो अपने शरीर के अंदर, अपने न्यूक्लियस के अंदर आने देगा। ठीक है, अगर वो परमेबल होगा तभी जाएगा, पारगम होगा तभी जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ओके, ये आपके केंद्रक कला से इतने पॉइंट थे। क्या है, पहला मैंने आपको बताया कि ये द्विस्तरीय झिल्ली होती है, जिसमें ये बाह्य स्तर होता है, अंतर स्तर होता है, जो किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियर कला है या केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका क्या होता है, अभाव होता है। फिर ये थर्ड है, वर्णात्मक पारगम होते हैं, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होंगे। और फोर्थ है, ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच में क्या करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, जो मैंने इस डायग्राम के हेल्प से आपको ये चीजें समझा दिया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, रुकिए एक मिनट, पहले इसका चेंज कर दूं कलर, तो एक मिनट, कौन सा लूं, ये वाला। अब आपको केंद्रक द्रव्य पढ़ना है, क्या पढ़ना है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, दूसरा है केंद्रक द्रव्य, चार भाग बताए थे, ये दूसरा है केंद्रक द्रव्य। ये क्या है, केंद्रक द्रव्य, या इसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट, इसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, और इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होती है किसकी बनी होती है, ये बनी होती है न्यूक्लियो प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। अभी आपको मैंने बताया कि जो केंद्रक कला थी वो किसकी बनी थी, लिपोप्रोटीन की बनी थी। पर जो केंद्रक द्रव्य किसका बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन की। किसकी बनी, किसका बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, इसमें जो केंद्रक कला है वो किसका बना है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन की। यह, रुको बेटा काफी मोटे, एक मिनट, यह जो होती है, यह न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। ओके, और इसी केंद्रक जो न्यूक्लियो, आप देखिए एक मिनट, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार, एक मिनट, ये जो ये वाला यहाँ जो ग्रीन सॉरी व्हाइट व्हाइट जो इसमें भरा है, यही आपका क्या है, केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियो केंद्रक कला पाया जाएगा, और इसी में क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाएंगे। इसमें क्या पाए जाएंगे, धागे समान संरचना गुणसूत्र पाया जाएगा, और इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक कला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें केंद्रिका क्रोमैटिन धागों के अतिरिक्त इसमें केंद्रिका या केंद्रक काय जिसको बोलते हैं, केंद्रिका प्लस क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागों के अतिरिक्त, क्रोमैटिन धागों के अतिरिक्त, क्रोमैटिन धागों के अतिरिक्त एंजाइम, आरएनए लवर राइबोसोम पाए जाते हैं। अतिरिक्त एंजाइम, आरएनए लवर
पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई होंगी कि आपके केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। ओके, आपका इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ तक, एक मिनट, ये आपका किससे रिलेटेड थे, केंद्रक द्रव्य से रिलेटेड कितने पॉइंट थे। ये आपके 2 पॉइंट थे, ये दोनों क्लियर हो गए। अब हमको थर्ड पढ़ना है। थर्ड किसके बारे में हमको पढ़ना है, हमको थर्ड पढ़ना है केंद्रिका। थर्ड है आपका केंद्रिका। थर्ड क्या है आपका, केंद्रिका है। थर्ड क्या है आपका, केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और इसकी खोज किसने किया था, फोंटामा नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी 1781 में। इसकी खोज किसने की थी, कभी कभी पूछता है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो क्या लिखेंगे, फोंटाना। फोंटाना, फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने कब किया था, 1781 में। 1781 में इसकी खोज किया था। और कोशिका शब्द किसने दिया था, और ये सॉरी केंद्रिका शब्द किसने दिया था, केंद्रिका शब्द, केंद्रिका शब्द किसने दिया था, बोमेन ने। किसने दिया था, बोमेन ने। बोमेन ने केंद्रिका शब्द कब दिया था, किस सन में दिया था, 1840 में। कब दिया था, 1840 में। ओके, अब देखिए केंद्रिका क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी, फोंटाना जी ने की थी न्यूक्लियोलस की खोज। और न्यूक्लियोलस शब्द किसने दिया था, फोंटाना जी ने कब किया था, फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने 1781 में। सन 1781 में कोशिका की खोज की थी, और कोशिका शब्द बोमेन ने 1840 ईस्वी में दिया था। ओके, इससे ये 2 पॉइंट आपके क्या है, क्लियर हुए। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसी में इसका जो क्या होता है, वर्क क्या है, कार्य क्या है। इसका कार्य जो है केंद्रिका का कार्य है, ये केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसका अभाव कहाँ होता है, इसका, एक मिनट, इसका अभाव कहाँ होता है, इसका जो होता है अभाव कहाँ होता है, इसका अभाव, ये आपका थर्ड पॉइंट है। क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। इसका अभाव जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। कहाँ होती है, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में क्या होता है, इसका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, इसका अभाव होता है। फिर उसके आगे वाला पॉइंट होता है आपका, उसके आगे वाला पॉइंट है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले, कौन सा कलर है, व्हाइट ले लेते हैं। उसके आगे फिर आपका है, ये कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। यह जो होता है कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, ये कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। इसका अभाव कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। और ये कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है जो, ये इनका जो कार्य है मेन, इनका कार्य क्या है, इनका जो कार्य है, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं आरएनए का, वो कैसा आरएनए हो, आरएनए हो, कैसा हो, आरएनए हो, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए का क्या करता है, संश्लेषण करता है, संश्लेषण या तो बनाता है, संश्लेषण करता है। ओके, इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया होगा।
इसमें जो है इसके अवयव के परसेंटेज देख लीजिए, इसके जो अवयव हैं उसके परसेंटेज क्या है। इसमें जो होता है केंद्रिका के जो अवयव के परसेंटेज क्या है, केंद्रिका के अवयव, सॉरी केंद्रिका नहीं केंद्रक होगा यहाँ पे, एक मिनट। केंद्रक के अवयव क्या क्या है, मैं आप लोगों के केंद्रक के बारे में, एक मिनट बेटा, केंद्रक नहीं केंद्रिका ही होगा। केंद्रिका के अवयव कौन कौन से हैं, आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसमें जो होता है प्रोटीन लगभग 85% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 85% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें जो DNA, जो DNA होता है ये आपके कितने परसेंट होते हैं, 10% होते हैं। और इसमें जो RNA होता है, सॉरी RNA 10% होगा, एक मिनट। इसमें जो RNA है, इसमें RNA 10% होगा, और जो आपका DNA है, इसमें जो DNA है वो 5% होंगे। ओके, कितने होंगे, 5% होंगे। केंद्रिका के अवयव कौन कौन से हैं, ये प्रोटीन RNA DNA से बना है, जिसमें प्रोटीन आपके 85% है, RNA आपके 10% है, और DNA कितने परसेंट है, 5% है। ये आपका क्या था, केंद्रिका था। मैंने केंद्रिका के बारे में ये बता दिया। अब थर्ड आपका नंबर आता है, आपका जो थर्ड नंबर आता है क्रोमेटिन धागे। थर्ड नंबर जो आता है क्या आता है, सॉरी फोर्थ नंबर जो आता है क्रोमेटिन धागे आएंगे। फोर्थ नंबर क्या आएगा, क्रोमेटिन धागे आएंगे। एक मिनट एक मिनट, फोर्थ नंबर क्या आएंगे आपकी, क्रोमेटिन धागे। फोर्थ है जो आपका क्रोमेटिन धागे, डालिए हेडिंग क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे क्रोमेटिन थ्रेड। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड। ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें, ठीक है। ये क्रोमेटिन धागे देखिए, ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सदृश संरचना बना लेते हैं। ये धागे जो होते हैं, ये धागे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल सदृश संरचना बना लेते हैं। जाल सदृश क्या कर लेते हैं, संरचना बना लेते हैं, जाल सदृश संरचना बना लेते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन जालिका। क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन जालिका बोला जाता है। ओके, आपका सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट था, आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि कोशिका विभाजन के समय यही जो जालिका होती है धीरे धीरे क्रोमोसोम गुणसूत्र में चेंज हो जाती है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये इसमें गुणसूत्र में गुणसूत्र में गुणसूत्र में ये गुणसूत्र में गुणसूत्र में बदल जाती हैं। ये किस में बदल जाती है, गुणसूत्र में बदल जाती हैं, बदल जाती, ये किस में बदल जाती हैं, गुणसूत्र में बदल जाती हैं। ठीक है, और गुणसूत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमो, CHRO, क्रोमोसोम। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और ये आपका है नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमैटिन किससे किससे बना होता है। क्रोमैटिन जो होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे कॉम्बिनेशन भी देके पूछ सकता है, क्रोमैटिन किससे बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन। न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल और कैसी प्रोटीन होगी, क्षारीय प्रोटीन। क्षारीय प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसका नाम क्या होता है, हिस्टोन। हिस्टोन, इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, हिस्टोन, क्षारीय प्रोटीन। ओके, ये आपका हो गया, क्या हो गया, क्रोमैटिन धागे हो गए। क्या हो गए, क्रोमैटिन धागे। अब आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। क्रोमैटिन धागों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रोमैटिन थ्रेड। ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैल करके एक जाल सदृश संरचना बना लेती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन जालिका। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन जालिका। फिर जब ये कोशिका विभाजन होती है तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड हैं, जो क्रोमैटिन धागे हैं, वो डिसअपियर होने लगते हैं, धीरे धीरे ये दिखना बंद कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, जोड़ी बना करके किसका निर्माण कर देते हैं, गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं। और जो क्रोमैटिन होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, आपका डीएनए होगा और आरएनए होता है। और क्षारीय प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो क्रोमैटिन जो होता है किससे, किसका कॉम्बिनेशन होता है, किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ओके, तो ये क्रोमैटिन धागे के क्या थे, आपके क्या थे, उसके बारे में सब की पॉइंट था, मैंने आपको वो बता दिया है। ओके, केंद्रक में डीएनए 10.0% होता है, ठीक है। केंद्रक में जो होता है डीएनए जो होता है, केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वो लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है, 10.0%, ठीक है। मतलब 10% आपके क्या होते केंद्रक में डीएनए होते, 10% केंद्रक में डीएनए होती हैं। और ये डीएनए किस पे पाए जाएंगे, इसी प्रोटीन क्रोमैटिन धागे पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये डीएनए कहाँ पाए जाएंगे, इसी क्रोमैटिन धागे पे आपका डीएनए पाया जाता है। ओके, इसके बाद आप कुछ एक दो और पॉइंट है उसको क्लियर कर देते हैं। ओके, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, एक और पॉइंट की पॉइंट लिख लीजिए कि जो न्यूक्लिक, मैंने आपको न्यूक्लिक अम्ल बताया था, इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो थे किस साइंटिस्ट ने किया था। ये चीज आपको दिख रहा है ना बेटा, हाँ दिख रहा है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। कौन थे, फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट आज के क्लियर हो गए होंगे, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग जो है कुछ जो है आ, मैंने आपको पूरा एक बार रिकॉल करा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ा है। केंद्रक के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया था, किसकी खोज किसने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक का आकार गोलाकार अंडाकार होते हैं और इसमें गहरे रंग के क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटिन या गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, पौधों में होती है, जो जंतुओं में होती है। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें ये अनुपस्थित होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, त्वचा का बाह्य स्तर होता है, और आंख की जो लेंस की कोशिकाओं में ये क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। और ये कुछ ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनमें ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वो दो तरीके के जो स्तनधारी हैं उनका नाम है, एक ऊंट है जिसको कैमल बोलते हैं, दूसरा है लामा। ये स्तनधारी है जिसमें उनकी लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे मैंने फिर क्या पढ़ाया। सॉरी, मैंने पूरे अच्छे से आपको डिटेल से केंद्रक का पूरा स्ट्रक्चर बताया है और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। ओके, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे बताए हैं। और फिर एक एक के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया है, देख लीजिए। पहला मैंने केंद्रक कला के बारे में बता दिया आपको पूरा अच्छे से।
पूरा फिगर वहां देके आप लोगों को बता दिया किस तरह ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच में क्या बनाता है, को रिलेशनशिप बनाता है, मतलब को रिलेट किया गया है, संबंध बनाता है, वो चीजें हैं आपके। नेक्स्ट है आपका केंद्रक द्रव्य है, सेकेंड था, ये थर्ड है केंद्रिका है, एंड फोर्थ है आपका लास्ट में क्या था, गुणसूत्र था। क्या था, गुणसूत्र था। क्या था, गुणसूत्र या क्रोमैटिन धागे थे। ये मैंने आज आपको पूरे केंद्रक के बारे में अच्छे से पूरा बता दिया है। और लास्ट में मैंने आपको एक अच्छा पॉइंट बताया कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर जी ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। ओके, तो ये क्या था आपका केंद्रक के बारे में मैंने पूरा बता दिया था। इसके पीछे वाली 2 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का वीडियो अब तक नहीं गया है। मैं उसको एक बार रिकॉल करा देती हूँ, मैंने वो सब सेव किया है फाइल में। ओके, आप बस 1 मिनट रुकिए। एक मिनट। ये है क्या है आपका, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको सब उस दिन बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपके स्लाइड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हम एक और नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट। इसका एक और नाम है, क्या है, बायोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, विद्युत गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं, क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स में जो एनर्जी होती है, जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो सेल्स होती हैं, जो एनर्जी को एटीपी के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। ओके, तो इसमें हमने लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिए थे वो किसने दिया है, बेंडर जी ने 1897 ईस्वी में दिया है। दूसरा पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है कोलिकन नामक साइंटिस्ट ने 1880 में किया है। थर्ड पॉइंट मैंने कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया था, अल्टमान ने 1890 में। अल्टमान जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट शब्द दिया, जो मैंने ऊपर यहाँ लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहते हैं, और ये शब्द दिया किसने था, अल्टमान जी ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया का को बायोप्लास्ट शब्द दिया है। ओके, 1 मिनट बस, 1 मिनट, ठीक है। चलिए इसके आगे आप लोग देखिए, इसके आगे जो है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को बताया कि इसकी जो एनर्जी होती है एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं। वही, चाहे आप कोशिका का विद्युत गृह कहिए, चाहे इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ सेल कहिए, चाहे कोशिका का विद्युत गृह कहिए, चाहे इंग्लिश में उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 1 मिनट, 1 मिनट। फिर मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको कोशिका इसके बारे में बता दिया था। 1 मिनट रुकिए बेटा, इसको ऊपर ले जाएं। ये आपकी स्लाइड है। माइटोकॉन्ड्रिया पाई कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है पौधों तथा जंतुओं में, समस्त जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव कहाँ होता है, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये किस आकार की होती हैं, गोलाकार होती हैं, छड़ या कड़ के आकार की होगा। और इसकी लंबाई कितनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, 5 मीटर, और इसका व्यास जो होता है 0.25 से 2 मीटर, मतलब लंबाई 5 मीटर हो गई और व्यास 0.2 मीटर से 2 मीटर तक होती है। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं इसके। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर बनाया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ओके, इनकी संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न होती है, मतलब इनका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एग्जैक्ट या कंफर्म नंबर नहीं होता कि माइटोकॉन्ड्रिया के इतने ही नंबर हैं। ठीक है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का ये आपको स्लाइड पे स्क्रीन पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है द्विस्तरीय मेम्ब्रेन होती है, बाह्य स्तर होता है, और अंदर के जो होता है वो उसको हम बोलते हैं अंतःस्तर। अंदर को क्या बोलते हैं, अंतःस्तर बोलते हैं। इसमें जो अंदर की जो लेयर होती है वो उंगली नुमा संरचना बना लेती है। यहाँ देख रहे हैं, ये जो मैंने येलो कलर से बनाई है उंगली नुमा ये सब संरचनाएं, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी क्रिस्टी पे क्या लगे होते हैं, छड़ सदृश संरचना लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम का दूसरा नाम है F1 पार्टिकल।
ओके, क्या नाम है? F1 पार्टिकल। इसी क्रिस्टी पे जो होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, इसी क्रिस्टी पे क्या होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ओके, इसके अंदर जो होता है खुद का, रेड कलर का मैंने दिखाया है, इसमें सेल्फ डीएनए पाए जाती है, खुद के डीएनए पाए जाते हैं। ओके, इसके अंदर जो था खुद का डीएनए पाया जाता है। ओके, इतने इसके जो ये स्ट्रक्चर थे, इसके अंदर मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं। ये जो पूरे इसमें लिक्विड भरे वो सब मैट्रिक्स हैं। ये आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि ये द्विस्तरीय मेम्ब्रेन होती हैं। इसमें जो अंतः स्तर होता है वो फोल्ड हुआ है, जो क्या हुआ है, अंगुली समान सदृश संरचना बनाई है, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, क्रिस्टी दिए हैं। और इसके बाएं स्तर होते हैं अंतः स्तर, और इसमें जो होता है डीएनए पाया जाता है, कैसा होता है, सेल्फ होता है। और इसकी जो क्रिस्टी होती है उस पे F1 पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड थे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में जो इसका कार्य है वो मैं बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।